बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेडिकल पर नौकरी करता था। मेरे चचा ने मेरी जायदाद ले ली थी और मुझे घर के मुलाजिम की तरह रखने लगे। तो चचा से बदला लेने के लिए मैं उनकी इकलौती बेटी को पागल करने की दवाई देने लगा। वो लड़की पागल हो गई तो चचा चची को सदमा बर्दाश्त न हुआ और वो बीमार रहने लगे। फिर उनका इंतकाल हो गया। सारी जायदाद वापस मुझे मिल गई। एक दिन उनकी पागल हुई बेटी को भी मैं मारने के इरादे से कमरे में गया तो दिल तड़प उठा। मैं उसके पैरों में गिर गया क्योंकि वो तो बेकसूर थी। मैंने उसका इलाज करवाकर उससे निकाह कर लिया। पर निकाह की रात ही शोर से मेरी आंख खुली तो मैं गड़बड़ा कर उठ बैठा। बाहर से आती चचा की आवाज सुनकर मैंने ठंडी सांस भरी और बिस्तर से उतर आया। न जाने आज किसकी शामत आई थी। चचा का तो रोज का यही काम है। मैं मुंह में ही बड़बड़ाता हुआ बाथरूम में घुसा ही था कि कमरे के दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनकर चौंक कर रुक गया। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो चचा को खड़े पाया। तुम्हारी सुबह हो गई हो तो उठकर बाहर निकल आओ साहबजादे। चचा ने मुझे देखते ही अंगारे चबाए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि सुबह जल्दी उठकर नाजो को कॉलेज छोड़कर आना। वो बस चचा मैं आ ही रहा था, मैंने घिघियाई हुई आवाज में कहा तो उन्होंने जोर का हुनकारा भरा। 5 मिनट है तुम्हारे पास बरखुरदार, जल्दी नीचे पहुंचो। चचा मुझे हुक्म सुनाकर चलते बने तो मैं दिल भर कर बदमजा हुआ। एक तो ये नाजो की बच्ची को मैं बिल्कुल न छोड़ूंगा। चचा को तो मैं कुछ कह नहीं सकता था, मगर मेरा सारा गुस्सा नाजो पर उतरने वाला था। नाजो का शफाफ मासूम चेहरा मेरी निगाहों में घूम गया था तो मैं दिल ही दिल में उसे सताने के तरीके सोचता बाथरूम में घुस गया। मेरा नाम बिलाल है। मैंने एक खुशहाल घराने में आंख खोली। मेरे दादा जद्दी पुश्ती रईस थे। वसी जमीन और जायदाद और कारोबार के मालिक थे। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। दादू के 2 ही बेटे थे, एक मेरे वालिद इमरान और दूसरे मेरे चचा जो मलिक दिलावर के नाम से मशहूर थे। इस कदर दौलतमंद होने के बावजूद मेरे दादू में गुरूर नाम को न था। वो एक रहमदिल और हमदर्द इंसान थे। वो लोगों की भलाई और तरक्की के लिए हमेशा बहुत से रफाही काम करते थे। दादा के बड़े बेटे होने की हैसियत से अब्बा तालीम हासिल करने के साथ हर काम में हमेशा दादा का हाथ बटाते रहे। यही वजह थी कि बाबा में एहसास जिम्मेदारी और मेहनत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। दादा का तमाम कारोबार ज्यादातर बाबा ही संभालते थे और बाबा ने अपनी मेहनत और जहानत की बदौलत दादा के कारोबार को तरक्की की नई मंजिल पर पहुंचा दिया था। अब्बा की तालीम मुकम्मल हुई तो दादा ने बड़े धूमधाम से खानदान में ही अब्बा की शादी कर दी थी। मेरी माँ एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। वो खुद भी काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बा और अम्मा की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। शादी के 2 साल बाद मैं पैदा हुआ तो दादा ने बहुत खुशियाँ मनाई थी। मैं अम्मा अब्बा का लाडला था और दादा की तो मुझ में जान बसती थी। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरे चचा घर में बहुत कम दिखाई देते थे। वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही गुजार देते थे। दादा की ख्वाहिश थी कि चचा भी अब्बा की तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और आला तालीम हासिल करें, लेकिन चचा को पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। चचा का ख्याल था कि इतनी दौलत और जायदाद के होते हुए उनको पढ़ाई में सर खपाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कौन सा नौकरी करनी थी। मेरे चचा का मिजाज अब्बा से बिल्कुल उलट था। वो दादा के बजाय दादी के ज़्यादा करीब थे। जब वो घर में होते तो उनका ज़्यादातर वक्त दादी के साथ ही गुजरता था। दादी की बेजा लाड प्यार और हिमायत ने उनको बिगाड़ कर रख दिया था और उनका दिमाग काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। उनको पढ़ने लिखने का ज़रा सा भी शौक न था, इसीलिए उन्होंने अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी थी। हालांकि दादा ने उन्हें शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिला दिलवाया था, लेकिन उन्होंने पढ़ कर ना दिया। वो शिकार और सैर व तफरीह के दिलदादा थे और वो अपना ज़्यादातर वक्त इन्हीं कामों में सर्फ करते थे। चचा को अपने दौलतमंद होने का भी बड़ा गुरूर था। वो मुलाजिमों के साथ कभी भी नरमी से बात नहीं करते थे। बचपन से ही उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो बहुत दौलतमंद है और हर कोई उनके नीचे है। दादा की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके मिजाज में कोई फर्क ना आया था। मेरे दादा की ख्वाहिश थी कि अब्बा की तरह चचा भी उनका बाजू बने और दादा की इज्जत बढ़ाएं, लेकिन चचा को अपने बाप और ख़ानदान की इज्जत की कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपने शौक और ऐशो इशरत को तरजीह दी। जब तक दादी जिंदा रहीं तो चचा कुछ काबू में थे। वो दादी की हमेशा बात मानते थे, लेकिन दादी के इंतकाल के बाद तो चचा के रंग ढंग ही बदल गए थे। चचा ज़्यादातर दादा के दूसरे घर में क़याम करते थे। चचा के गिर्द दिन रात आवारा और लालची दोस्तों का झमकटा लगा रहता था। वो लोग चचा की दौलत के बलबूते पर उनके साथ रहते थे और उनके हर गलत और सही काम में उनका साथ देते थे। उनके आवारा दोस्तों का कोई मकसद न था सिवाय इसके कि चचा की दौलत से फ़ायदा उठा सकें और अपनी अय्याशियों का सामान करते रहें। चचा खुद भी अय्याश फितरत के मालिक थे।
उनका दिन शुरू होता तो वो दोस्तों के साथ आवारागर्दी को निकल जाते। नाच गाने की महफिलों में ऐशो इशरत करते गुजरती थी। हर रात नई महफिल, नए लोग और नई खुशियां देखकर उन्हें महसूस होता था कि यही जिंदगी का मकसद और उनका हक है। चचा समझते थे कि दादा की दौलत उनकी जिंदगी भर के लिए काफ़ी है और उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यही वजह थी कि वो हमेशा याशियों में मस्त रहते थे। वो ना तो दादा की नसीहतों को संजीदगी से लेते थे और ना ही किसी जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहते थे। दादा उन्हें कई बार समझा चुके थे कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए मेहनत और तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन चचा उनकी बातों को हमेशा नज़रअंदाज करते थे। चचा को ना सुधरना था, ना वो सुधरे। वो दादा की नसीहतों और उम्मीदों को खातिर में ना लाते हुए अपनी मनमानी करते रहे। तंग आकर दादा ने चचा की शादी करने का फैसला किया था। दादा ने चचा के लिए खानदान से ही एक लड़की का इंतखाब किया था। दादा का ख्याल था कि शायद शादी के बाद चचा को जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और वो बदल जाए। दादा की शराफत को देखते हुए लड़की वालों ने भी इस रिश्ते से इनकार न किया था और यूं चचा की शादी सलमा चची से हो गई थी। जल्द ही वो एक बेटी के बाप भी बन गए थे, लेकिन शादी और बेटी के पैदाइश के बाद भी चचा ने अपनी रविश न बदली थी। वो अभी तक वैसी ही जिंदगी गुजार रहे थे जैसी शादी से पहले गुजारते थे। वो कई कई दिन घर न आते थे। मेरी चची एक साबिर औरत थी। चची और नाजू की देखभाल और उन सब का खर्चा दादा ही बर्दाश्त करते थे। चची को घर में किसी चीज़ की कमी न थी। कमी थी तो शौहर की तवज्जो और मोहब्बत की। दादा को बहुत अफसोस था कि उन्होंने चचा की शादी करके चची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन चची का कहना था कि शायद उनके नसीब में यही लिखा था। एक दिन पार्टी में चचा की मुलाकात नीलम से हुई। नीलम का ताल्लुक बाजार हुस्न से था, लेकिन आजकल वो शहर के पोश इलाके में रिहाइश पजीर थी और मॉडलिंग की दुनिया में कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। नीलम की जहां दीदा नज़रों ने चचा की अय्याश फितरत को ताड़ लिया था। उसने चचा को अपने घर आने की दावत दी। चचा 2 दिन बाद ही नीलम के घर पहुंच गए थे। नीलम की खूबसूरती और अदाओं ने चचा के रहे सहे होश भी गंवा दिए थे। चचा उसके हुस्न के असीर हो गए और अपनी तमाम तर दौलत और तवज्जो उस पर निछावर करने लगे। जल्द ही दादा को इल्म हो गया था कि चचा उनकी मेहनत की कमाई एक तवाइफ के कदमों में लुटा रहे हैं। दादा को चचा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। दोस्तों और घूमने फिरने की हद तक तो ठीक था, मगर तवाइफ के साथ शामें गुजारना और पैसा लुटाना दादा को हरगिज मंजूर ना था। दादा ने चचा को साफ कह दिया था कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं और अपनी बीवी और बच्ची के साथ अपना घर बसाएं, वरना दादा उन्हें एक फूटी कौड़ी भी ना देंगे। मगर चचा पर नीलम के हुस्न का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। उन्हें किसी की परवाह ही कब थी। जब दादा ने देखा कि चचा का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला और उन्होंने नीलम से ताल्लुक खत्म नहीं किया, तो दादा ने चचा को घर से बेदखल करने का फैसला किया। दादा ने चचा का अकाउंट बंद करवा दिया था और चचा को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। दादा का ख्याल था कि जब तक चचा को आसानी से रकम मिलती रहेगी, वो कभी अपनी जिंदगी को संजीदगी से नहीं लेंगे, न कभी नीलम का पीछा छोड़ेंगे और इसी बेफिक्री में जिंदगी गुजारते रहेंगे। दादा ने चचा से साफ कह दिया कि अब वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखें और अपनी बीवी और बच्ची की जिम्मेदारी उठाएं। दादा ने अब्बा को भी सख्ती से मना कर दिया था कि वो चचा की किसी भी तरह से माली मदद न करें। दादा का ख्याल था कि अगर चचा के पास पैसे नहीं होंगे तो नीलम खुद ही उनका पीछा छोड़ देगी और चचा हमेशा के लिए अपनी बीवी और बच्ची के पास वापस लौट आएंगे। चचा को जब पैसे न मिले तो वो दादा से शदीद नाराज हो गए। उन्हें ये सब कुछ अपनी बेइज्जती महसूस होने लगा। चचा ने हमेशा अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी थी। दादा के इस फैसले ने उनकी अना को शदीद ठेस पहुंचाई और ये ख्याल उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि अब उनके पैसे खर्च करने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। एक दिन जब दादा ने उन्हें पैसे देने से इनकार किया तो चचा का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। चचा ने दादा से झगड़ा शुरू कर दिया। वो दादा के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे और बदतमीजी करने लगे। दादा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ उनकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन चचा ने उनकी एक न सुनी। वो दादा के साथ मुसलसल बदतमीजी और झगड़ा करते रहे। अब्बा ने चचा को समझाने की कोशिश की तो वो अब्बा से भी लड़ने लगे। चचा ने अब्बा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो दादा की जायदाद और कारोबार पर काबिज होना चाहते हैं, इसीलिए उनके कहने पर दादा ने उन्हें उनके हक से महरूम कर दिया है। चचा ने बाबा पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बाबा ने दादा को जानबूझकर अपने हक में कर लिया है ताकि वो चचा को उनके हिस्से की जायदाद और पैसों से दूर रख सके। चचा का कहना था कि बाबा अपनी साजिश के तहत चचा को दूध में से मक्खी की तरह निकालना चाहते हैं ताकि खुद सब कुछ हासिल कर सकें। अब्बा तो चचा के इल्ज़ामात सुनकर दंग रह गए थे। उन्हें अपने लाडले
छोटे भाई से इस बात की उम्मीद न थी। उम्मीद तो दादा को भी न थी कि चचा उनके साथ इस तरह से पेश आएंगे। उस दिन दादा का दिल बहुत दुखा था। चचा की नाफरमानी और बदतमीजी ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। दादा हमेशा चाहते थे कि उनके दोनों बेटे आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें, लेकिन चचा की इस बदगुमानी ने दादा की तमाम उम्मीदों को मिटा दिया। चचा ने ना सिर्फ दादा का दिल दुखाया था, बल्कि अब्बा को भी नहीं बख्शा था। चचा गुस्से में बकते झुकते घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा अब रोज का मामूल बन चुका था। आए दिन ही चचा पैसों और रकम का मुतालबा करके घर में हंगामा खड़ा कर देते थे। चचा के रवैये की वजह से घर में अब हर वक्त एक अजीब सा तनाव रहने लगा था। दादा की कोशिशें और बाबा की खामोशी भी चचा को सुधारने में नाकाम हो गई थी। चचा हर रोज एक नया फसाद खड़ा कर देते थे। घर का सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया था। मुलाजिम भी रोज तमाशा देखते थे। चचा के इस रवैये ने दादा को तोड़ कर रख दिया था। वो बीमार रहने लगे थे। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर दादा ने आखिरकार जायदाद का बंटवारा करने का फैसला कर लिया। एक दिन दादा ने वकील को बुलवाकर चचा के हिस्से की तमाम दौलत और जायदाद उनके हवाले कर दी थी। ये घर दादा ने अब्बा के नाम कर दिया था और चचा को इस घर में आने से मना कर दिया था। चचा को परवाह भी कब थी। वो खुशी खुशी तमाम जायदाद अपने नाम करवा कर कागजात लेकर चलते बने। चचा के जाने के बाद दादा का दिल मजीद बोझल हो गया था। 2-3 साल गुजर गए थे, मगर चचा ने पलटकर बाप या भाई तो क्या, अपनी बीवी और बच्ची की भी खबर न ली। इस दौरान दादा का भी इंतकाल हो गया था। दादा के बाद चची नाजो को लेकर अपने भाई के घर चली गई थी। मैं नाजो के जाने की वजह से बहुत दुखी था। नाजो मेरी दोस्त थी, मैं उसके साथ खेलता था। नाजो के जाने से मैं अकेला हो गया था। चची के भाई का कहना था कि दादा के मरने के बाद चची का इस घर में रहने का कोई मतलब न था, इसीलिए वो चची को ले गए थे। सुनने में आया था कि चचा ने नीलम से निकाह कर लिया था और उसी के घर में रहने लगे थे। चचा अपनी दौलत को बेदरिया खर्च करते रहे और दिन रात उसके इशारों पर नाचते रहे। नीलम अपनी चालाकी से चचा को लूटती रही और चचा को इस बात का अंदाजा तक न हुआ कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो हर रोज नई फरमाइश करती और चचा उसकी हर बात को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लुटाते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता चचा का कारोबार और दौलत दोनों ही खत्म होने लगे, लेकिन उन्हें एहसास तक न था। वो नीलम के इश्क और दौलत के नशे में इतना मगन थे कि उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि वो एक तवाइफ के जाल में फंस चुके हैं जो उन्हें दिन ब दिन खाली कर रही है। आखिरकार वो दिन भी आया जब चचे के पास कुछ भी नहीं बचा। अब चचा ने इधर उधर से कर्ज लेना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी अय्याशियों को जारी रख सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा ना हुआ क्योंकि चचा की फजूल खर्चियों ने उन्हें मजीद कर्ज में मुब्तला कर दिया था। आखिरकार वो वक्त भी आया जब चचा के पास कर्ज में से भी कुछ नहीं बचा। उनकी सारी दौलत खत्म हो गई और वो भारी कर्जे में डूब गए। अब तो चचा के पास ना पैसा था, ना दोस्त और ना ही वो ऐशो इशरत जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। चचा को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी दौलत और इज्जत दोनों ही खो चुके थे। जो लोग कभी उनके इर्द गिर्द जमा रहते थे अब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। नीलम ने भी चचा से बेरुखी बरतना शुरू कर दी थी। चचा को समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी दौलत और जिंदगी के कीमती साल जिसकी मोहब्बत की खातिर बर्बाद किए थे वो महज चढ़ते सूरज की पुजारी थी। अब चचा को दादा और बीवी की कदर हुई थी और वो पछता रहे थे। जब सब कुछ बिक गया और कर्ज खा चचा की जान के दुश्मन बन गए तो वो एक रात घर वापस आकर अब्बा के कदमों में बैठ गए और रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगते रहे। अब्बा को अपने इकलौते और लाडले भाई से बड़ी मोहब्बत थी। चचा को इस हाल में देखकर वो बर्दाश्त न कर पाए और अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। अब्बा ने चचा का तमाम कर्ज भी अदा कर दिया था। चचा घर में आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने लगे थे। होना तो ये चाहिए था कि अब चचा अपनी हरकतों से बाज आ जाते, लेकिन कहा जाता है कि फितरत कभी नहीं बदलती। चचा की खुदगर्ज फितरत भी न बदली थी। अब्बा ने इस दौरान अपने कारोबार को मजीद फैला लिया था। घर में दौलत की रेल पेल थी, नौकर चाकर हर चीज मौजूद थी। रफ्ता रफ्ता चचा ने अब्बा से तमाम कारोबारी मामलात सीखना शुरू कर दिए थे। जब चचा किसी हद तक अब्बा का कारोबार संभालने के काबिल हो गए तो उन्होंने अब्बा को जान से मारने का मंसूबा बनाया। मैं उस वक्त 10 साल का था जब एक दिन अब्बा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अम्मा भी गाड़ी में अब्बा के हमरा थी। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि अब्बा और अम्मा मौके पर ही दम तोड़ गए थे। मैं अम्मा अब्बा के साथ ना जा सका था, इसीलिए मौजूदाती तौर पर बच गया था। जाने से पहले मुझे नींद आ गई थी और मेरे सोने की वजह से अम्मा मुझे साथ न लेकर गई थी और घर पर मुलाजमा के पास ही छोड़ गई थी। अम्मा अब्बा की मौत मेरे लिए बड़ा सदमा था।
मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह गया था। रो रो कर मेरी बुरी हालत हो गई थी। चची और नाजो जनाजे में शिरकत करने के लिए आ गई थी। चची ने अब्बा को अपने बड़े भाई का दर्जा दिया था, क्योंकि अब्बा ने हमेशा उनका और नाजो का बहुत ख्याल रखा था। चची ने इस मौके पर मुझे सहारा दिया था। उन्होंने अपनी मेहरबान और नर्म आगोश में मुझे समेट लिया था। इस हादसे की वजह से मैं सहम गया था। मैं दिन रात चची के साथ ही रहता था। चची वापस जाने लगी तो चचा ने माफ़ी मांगकर चची और नाजो को रोक लिया था। चची ने भी चचा को माफ़ कर दिया था। चचा को अब चची की कदर हो गई थी और वो नाजो से भी मोहब्बत करते थे। चचा ने अब्बा का तमाम कारोबार और जायदाद अपने कब्जे में ले लिया था। बज़ाहिर तो वो अब्बा अम्मा के मरने पर गमज़दा थे, लेकिन अंदर से बहुत खुश थे। चची के सामने चचा मुझसे अच्छा सलूक करते थे, लेकिन चची की गैर मौजूदगी में वो मुझसे मुलाजमों की तरह काम करवाते थे। चची ने अपने भाई के घर सरकारी स्कूल में मुलाजमत कर ली थी। वो और नाजो तो अपनी मुलाजमत से शाम को ही वापस आती थी। मैं सारा दिन घर पर अकेला होता। वालिदैन का सहारा मेरे सर से क्या गया। मैं अपने ही घर में यतीमों की जिंदगी गुजारने लगा। तमाम जायदाद का मालिक होते हुए भी मैं घर के मुलाजमों की तरह रहता था और रूखी सूखी खाकर गुजारा करता था। चचा ने मुझे स्कूल से भी हटा लिया था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, मुझे हकीकत का अंदाजा होने लगा था। एक दिन मैंने चचा और उनके खास मुलाजिम की गुफ्तगू सुन ली थी, जिससे मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन की मौत कोई हादसा न थी, बल्कि चचा ने जानबूझकर अब्बा की गाड़ी की ब्रेक्स फेल करवाई थी। मैं दंग रह गया था। मैंने दिल में अहद किया था कि एक दिन चचा से अब्बा और अम्मा की मौत का हिसाब लेकर रहूंगा। चचा ने घर के कामों की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी थी। मुलाजिमों के होने के बावजूद वो अपने बेशतर कामों के लिए मुझे आवाज़ देते थे। मैंने चचा के जुल्म सितम के बावजूद अपनी पढ़ाई को तर्क न किया था। मैं छुप छुप कर पढ़ता रहा। चचा को इस बात का इल्म ना हो सका था। मैं ज़हीन था। मैं स्कूल से छुट्टियां भी बहुत करता था। स्कूल के प्रिंसिपल अब्बा के दोस्त थे और वो मेरी मजबूरी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने मुझे इजाज़त दे रखी थी कि मैं जिस वक्त चाहूँ स्कूल आ सकता हूँ। मैं अक्सर देर से बिना यूनिफॉर्म के स्कूल चला जाता था। इतनी मुश्किल के बावजूद मैं आज तक किसी क्लास में फेल ना हुआ था। इसी तरह मैंने मैट्रिक कर लिया था। मेरे मैट्रिक पास करने का चचा को इल्म हो गया था। वो बहुत गुस्से में थे। वो मुझे जाहिल रखना चाहते थे ताकि मैं अपने माँ बाप की दौलत का हिसाब किताब उनसे ना कर सकूं। गुस्से में आकर चचा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करने लगा था। 3-4 साल इसी तरह से गुजर गए थे। मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता रहा था। जिंदगी की ये दिन बहुत मुश्किल से गुजरे थे। कॉलेज खत्म करने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। चचा मुझे देखकर हैरान रह गया था। वक्त गुजरने के साथ मैं एक भरपूर जवान बन चुका था। अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं था जो चचा की सख्तियों और जुल्म को बर्दाश्त करता था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब मेरी शख्सियत में एतमाद और ताकत आ चुकी थी। मैं अब चचा को किसी खातिर में नहीं लाता था और अपने दिल में उसके लिए किसी किस्म का एहतराम या खौफ महसूस नहीं करता था। मैं चचा के साथ नाजो से भी नफरत करता था। वो घर और ऐशो आराम जो मेरे बाप की मलकियत था, वो उस पर बिना किसी हक के विराजमान थी। मैंने एक मुलाजिम को लालच देकर अपने साथ मिलाकर नाजो को पागलपन की दवाई देना शुरू कर दी थी। रफ्ता रफ्ता नाजो की हालत बिगड़ने लगी थी और वो पागल हो गई थी। चचा की बेटी का पागलपन मेरे लिए चचा से इंतकाम का हिस्सा था। मैंने जो कुछ सहा था उसका बदला मैं चचा से इसी सूरत में ले सकता था। चचा की बेटी का पागलपन चचा के लिए एक बड़ा सदमा बन गया था और चचा को इस हालत में देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होता था कि कम से कम किसी हद तक तो मैंने अपनी इंतकामी आग को ठंडा कर ही लिया था। नाजो का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि घर के सभी लोग उसे देखकर परेशान हो जाते थे। वो जो कभी एक चुलबुली और खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी, अब वो एक ऐसी हालत में थी जहां वो खुद को और दूसरों को पहचानने से कासिर थी। चचा ने नाजो का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो ठीक ना हो सकी थी। चचा नाजो की हालत देखकर सदमे में मुब्तला हो चुका था। वो उसकी बीमारी का सबब नहीं जानता था और हर वक्त इसी फिक्र में डूबा रहता था कि उसकी बेटी की हालत क्यों बिगड़ती जा रही है। चचा को लगता था कि नाजो की हालत का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि वो बचपन में अपनी बेटी को प्यार और तवज्जो नहीं दे सका था। चचा की हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास जागता था। ये मेरे लिए उसके जुल्मों का एक बदला था जो मैंने खुद चुपके चुपके लिया था। चचा की परेशानी और नाजो की हालत मेरे दिल के लिए एक तरह की तस्कीन बन गई थी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मैं अब मजबूत और बेखौफ था। चचा की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। नाजो के सदमे से वो बिल्कुल ही चारपाई से जा लगा था और आखिरकार एक दिन तमाम दौलत इस दुनिया में छोड़कर
अपने आखिरी सफर पर चला गया था, जिसके लिए उसने मेरे माँ बाप की जान ली थी। मैंने एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे मेरे सीने पर से एक भारी बोझ हट गया हो। लेकिन जैसे ही कुछ अरसे के बाद चची का इंतकाल हुआ, उसके साथ ही मेरी रूह में एक खालीपन भी पैदा हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इंतकाम के चक्कर में चची और नाजू के साथ नाइंसाफी की थी, जबकि उसका तो कोई कसूर ही ना था। चची की मौत के बाद मुझे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगा। मैंने नाजू को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जबकि वो मेरी दुश्मन नहीं थी। मेरे दिल में पछतावे का एक तूफान उठ खड़ा हुआ और मैंने नाजू को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने का फैसला किया। मैंने अपनी मेडिसिन की महारत का इस्तेमाल किया और नाजू के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। मैंने उसकी बीमारी को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की। कुछ अरसे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत में वापस आने लगी और उसका पागलपन खत्म हो गया। जब नाजू मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो मैंने उससे अपने दिल की बात कही और उससे निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। नाजू ने मेरी पेशकश कबूल कर ली थी। मैं बहुत खुश था। मेरा नाजू के साथ निकाह हो गया था। जैसे ही मैं कमरे में गया, नाजू कमरे में मौजूद न थी। मैं हैरान रह गया था। मैंने नाजू को पूरे घर में तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता न चल सका था। मुलाजिमों ने भी नाजू को कहीं जाते न देखा था। मैं सख्त परेशान था। तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी थी। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, नाजू की आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया था। तुम कहाँ हो नाजू? मैंने परेशानी से पूछा। मुझे सब हकीकत का इल्म हो चुका है। आज मुलाजिम ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि मेरे पागलपन की हालत के जिम्मेदार तुम हो। अम्मा और अब्बा की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैं नाजू की बात सुनकर दंग रह गया था। उस मुलाजिम को आज ही मैंने मुलाजमत से फारिग किया था। मैं नहीं जानता था कि वो जाने से पहले नाजू को सब कुछ बता देगा। मैंने जो कुछ भी किया, चचा से अपने माँ बाप की मौत का इंतकाम लेने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने मेरे वालिदैन को कत्ल किया था और मुझे यतीम, मैं अपने ही घर में मुलाजिमों की जिंदगी बसर करता रहा, जबकि तुम एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी। तुम मेरे बचपन की दोस्त थी। तुमने और चची ने एक बार भी मेरे बारे में ना सोचा। चची तो चचा से बहुत डरती थी, लेकिन तुम तो मेरी दोस्त थी। तुमने एक भी बार अपने बाप के सामने मेरे हक के लिए आवाज ना उठाई। इसीलिए मैं इंतकाम में अंधा हो गया था और मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए तो तुम्हारा इलाज करवा के तुमसे शादी की है, ताकि तुम्हें दी हुई तकलीफों का मदावा कर सकूं। हरगिज नहीं, अब्बा ने कुछ नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे माँ बाप की मौत महज एक हादसा थी और मुझसे शादी करने के पीछे भी तुम्हारा कोई मकसद होगा। नाजो को मेरी किसी बात का यकीन न था। उसने फोन बंद कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते रहे थे। मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि नाजो अपने मामू के घर है, लेकिन मैंने उससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने अपने आप को कारोबार में मसरूफ कर लिया था। इसी तरह 5 माह का अरसा गुजर गया था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो नाजो को घर में देखकर हैरान रह गया था। तुम यहाँ? मैंने हैरत से कहा। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? उसने उल्टा मुझसे ही सवाल कर डाला था। मैं खामोश हो गया था। मुझे सब हकीकत का इल्म हो चुका है। तुमने सच कहा था कि ताया ताई की मौत के जिम्मेदार अब्बा थे। उन्होंने ये सब दौलत के लालच में किया। अब्बा ने इंस्पेक्टर को एक भारी रकम भी दी थी कि वो इस बात की तहकीकात न करें कि यह हादसा कैसे रोनुमा हुआ था। मामू ने तमाम हकीकत मालूम कर ली थी। सच्चाई सुनकर मैंने तुम्हें माफ करने का फैसला किया है। तुमने अब्बा की वजह से बहुत कुछ सहा है। अब्बा के जुर्म के मुकाबले में तुम्हारा जुर्म शायद काफी छोटा है। नाजो ने कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने और नाजो ने माजी भुलाकर नई जिंदगी का आगाज किया था। हम दोनों खुश और मुतमईन थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।